हेलो। हेलो। अपना शीट में से डिस्कशन था। क्या था डिस्कशन? सी डी। तो सी डी ई डिस्कस करते हैं हम। ठीक है। हेलो। हाँ। थोड़ा शांति बनाएंगे भाई, है ना? जो होमवर्क नहीं करके आए वो शांत रहें। उनको थैंक यू देंगे अभी हम। ठीक है। थैंक यू कमाएंगे बहुत सारे वो। ठीक है। सब लोग अपना शीट निकालें, इधर उधर न देखें। ये जो अपने मैग्नेटिक फील्ड वाली शीट है, उसमें से सेक्शन सी डी ई दिया गया था। अभी बताओ कितने विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया है? इतने लोगों ने किया, देखो जरा जिन जिन ने नहीं किया अगल बगल में, उन सब लोगों को थैंक यू बोलो। ठीक है। तो क्या है, कम से कम आसपास के लोग ही आपको एक आधा सवाल का एडवांटेज दे रहे हैं। कंपटीशन में सिर्फ एक आधा सवाल से ही तो आगे पीछे होने वाले हैं। इसी से तो कॉलेज सेलेक्ट होगा, तो उनको थैंक यू बहुत बड़ा बनता है ना? ऐसे कंपटीशन से लोग पीछे होते जा रहे हैं, तो अपन को उनको बोलते रहना चाहिए। ठीक है। और मेहनत करते रहो। तो अब एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में, सेक्शन सी में कोई सवाल पूछना है क्या? सेक्शन डी में, सेक्शन ई में, पार्ट 2 में चलते हैं हम। कुछ रह गया? पार्ट 1 में D4 का सी। पूछो, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये बताएं, दिखाना जरा। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि सेकंड पार्ट है ना, इसमें कुछ सेकंड पार्ट है कि नहीं? कहा D4 कह रहे हैं ना? D4, D4। हाँ हाँ हाँ, D4 का चित्र थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। हाँ, इसका सी वाला आखिरी वाला ना, तीसरा पार्ट, जो इधर इधर वाला चित्र बना हुआ, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि करंट यूं जा रहा है। ठीक है। फिर इसमें करंट इधर से यूं जा रहा है, और करंट यूं भी आ रहा है, और फिर इधर आ रहा है। ये डॉट डॉट करके बना हुआ दिख रहा है ना आपको? तो डॉट डॉट करने वाला पीछे छुप रहा है पर जा तो रहा है। डॉट डॉट का मतलब ये है कि वो वहां से जा रहा है, उसमें एरो भी दिखा रखा है। इसका मतलब करंट तो जा रहा है, पर पीछे रह गए, इसलिए डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उधर करंट माना ही नहीं होगा, नहीं मानने से ऐसा फर्क पड़ गया होगा। और गौर करने की बात यह है कि अगर ये आई करंट है, तो ये तो आई हो गई। अब इसके रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस 3 गुना है ना? तो करंट जो है 1:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 3I/4, और इधर हो जाएगा I/4। इधर का करंट 3 गुना ज्यादा होगा उससे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होने से तो फिर इन इन दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये स्ट्रेट स्ट्रेट पोर्शन का ही बचेगा। फिर आपका आंसर मिल रहा होगा, है ना? ये जो 3I/4 है, उसकी वजह से। अच्छा देखो, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? जैसे यूं करंट जाता है ना, तो ऐसे फिंगर से सेंटर पे इधर आ गया, और ये इधर जा रहा है तो इसका इधर आ गया। तो ये दोनों इससे उल्टे उल्टे डायरेक्शन हो गए।
और जैसे करंट जाता है वैसे चलाओ और ये हाथ ऐसे रखो यूं, है ना, तो समझ में आ जाएगा डायरेक्शन किधर आता है। तो इसके अराउंड ऐसे सर्कल बनते हैं, यूं यूं बनते बनते फिर इसके अराउंड बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में अब कोई सवाल रहा क्या? E4 का बी पार्ट, E4 का बी पार्ट देखेंगे अब। E4, एक सोलेनॉइड के बारे में बात किया जा रहा है। If the solenoid is rotated through to make its axis 60 degree to the plane of metal sheet, what would be the magnitude of magnetic field near its center? इसके सेंटर के करीब क्या होगा? एक लार्ज मेटल शीट दे रखा है, ठीक है, सरफेस करंट दे रखा है, अच्छा, आंसर में क्या लिखा हुआ है? कोमा की जगह माइनस लगाना है। देखे जरा सॉल्यूशन कहाँ रहता है, ये पीछे रहता है, बहुत सारी एक्सरसाइज के बाद रहता है। और ये शीट के एंड में है क्या, या यहाँ पर है? कौन सा क्वेश्चन था ये? E4 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, पार्ट वन का E4 में जो बीच में कॉमा दे रखा है वहां पर तुम्हारा कहना है कि माइनस होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं? ये कॉमा दिया हुआ है ऐसा दिख रहा है क्या? सिक्सटी डिग्री एक्सिस का एंगल जो बन रहा है ना, उसमें फिर उस सोलेनॉइड का दो डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने दो आंसर लिखा हुआ है। कॉमा करके जो लिखा है वो दो जवाब लिखा हुआ है, माइनस करके नहीं आ रहा है वो। एक बार उसका बी इधर हो गया, एक बार बी इधर हो गया, तो उस हिसाब से एक बार 60 हो गया और एक बार 120 हो गया एंगल। हाँ हाँ, वही वाला प्लस माइनस आएगा। तो अच्छा देखो, पहले बी जीरो आ रहा है क्या दोनों के बीच? तो इसका मतलब दोनों का तो बी बराबर है। अब उसको घुमा दिया हमने, तो फिर दोनों दो बी के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, तो बी 2B cos 30 हो गया। दो बी के बीच में 60 है, बीच में एंगल बाइसेक्टर पे टोटल सम आएगा 2B cos 30, यानी √3 टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा एक आंसर, और एक बी आ जाएगा क्योंकि 120 आएगा। तो एक आंसर बी हो गया, एक √3 बी हो गया, दोनों में √3 का अंतर होगा। देखो है कि नहीं? फिर तो हो गया, क्या दिक्कत? रिजल्टेंट ही तो लिखा है, यही तो बताया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही तो बताया है कि एक तो √3 बी होगा और एक बी होगा, ठीक है, वही बताया। अब पार्ट 2 में चले जाएं, पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 में सी सेक्शन, C11, C10 कौन पूछ रहा है? C10, C8 कौन पूछ रहा है? बस इतना सा बता दूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। C8 हमें ऐसा दे रखा है कि एक लंबी सोलेनॉइड है,
जिसमें वायर का डायमीटर इतना है और एक दूसरे के टच कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे। तो ऐसा है कि जैसे ये वायर है, फिर इसके बगल में ये वायर है, फिर इसके बगल में ये वायर है, तो एक टर्न की विड्थ डायमीटर के बराबर हो गई। जो इसका डायमीटर है ना, वो एक टर्न की विड्थ हो गई, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न निकालना है, तो क्या लेंथ पता है क्या अपन को? मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अपन को पता लग गया ना कि करंट पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, तो करंट तो हो गया 2.5 और लेंथ हो गई 2d, जिसको अपन k कहते हैं। एक वायर में करंट है इतना और वायर की विड्थ है करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऐसा आ गया। ये तो C8 में आपने कैसे पता करना था, ये पता लग गया। अब C10 की बारी। सर्कुलर लूप जो कि वर्टिकल प्लेन में रखा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, it carries current towards southmost of this, at A be the point on the axis of circle to it, ठीक है। C10 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बनाते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। ये अप डाउन। तो अब इसमें सवाल जो C10 में लिखा है, एक सर्कुलर लूप है जिसे हमने वर्टिकल प्लेन में रखा है, विच कंटेन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो वाला वर्टिकल प्लेन जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आता है, मतलब यही वाला होगा जो मैंने दिखा रखा है। इस प्लेन में एक लूप हमने रखा है ऐसा, वो वाला वर्टिकल प्लेन जिसमें नॉर्थ साउथ आता है वो हमने लिया, ठीक है। इट कैरीज करंट दैट इज टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, यानी करंट ऐसे आ रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। फिर लिखा है कि लेट ए बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस टू द ईस्ट ऑफ इट। यहाँ पर एक पॉइंट है जो इस पे ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, इसके एक्सिस से इधर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट बी है जो वेस्ट पे, यहाँ पर बी जो कि इस तरफ है। आ जाइए। तो अभी इसमें सवाल में मामला यूं है कि ऐसे करंट जाता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं घूमेगी, ऐसे ऐसे यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमेगी, इस तरफ यूं, इस तरफ यूं, इस तरफ यूं और इस तरफ यूं, ऐसे जा रहे हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पॉइंट पर इस डायरेक्शन की तरफ होगा। सवाल क्या है? यही सवाल है। तो क्या दिक्कत हो रहा था? गलत डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद C11 आता है, किसको दिक्कत आ रहा है? दोनों को आ रहा है, दोनों को एक ही दिक्कत आ रहा है। इसका दिक्कत तुम बता दो, इसका दिक्कत तुम बता दो।
सवाल में अच्छा अच्छा, दोनों को एक ही दिक्कत आ रहा है, दोनों की मदद नहीं हो पा रही है। तो दिक्कत के बारे में देखते हैं क्या ऐसी दिक्कत हो सकती है इसमें। एक लॉन्ग थिक स्ट्रेट कंडक्टर है, आर रेडियस का, इसमें आई करंट जाता है, पूरे क्रॉस सेक्शन में जाता है। द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a distance r/2 from the surface inside and outside the conductor। तो ये तो वाकई में दिक्कत का सवाल है, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला पढ़ा था, पर इसका तो पढ़ा ही नहीं। तो उसका फॉर्मूला b² / 2 μ0। पढ़ लो भाई, पढ़ लिया सबने? मैंने पढ़ा दिया। b²/2 μ0, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। किसकी एनर्जी डेंसिटी है? मैग्नेटिक फील्ड की। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी जो थी, इसको एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या डेंसिटी, ऐसे सिंबल अच्छा नहीं लग रहा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ बी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई, ½ε0 E²। ठीक है, ये तो पहले का पढ़ा हुआ ही अपना एक तो, अब उससे मिलता जुलता है ये फॉर्मूला तो। ठीक है, तो इस प्रकार इस फॉर्मूले का उपयोग करके क्या हो जाएगा, फिर तो दिक्कत नहीं है ना। आप लोग क्या सोच रहे थे, फॉर्मूला खुद डिराइव करने का सोच रहे थे? क्या किया? अच्छा, ये फॉर्मूला नहीं पता था तो कर क्या रहे थे ये बताओ? कुछ भी नहीं कर रहे थे। तुम लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैंने सुना नहीं उस टाइम। क्या सवाल पूछा था? अच्छा अच्छा, ये पढ़ने अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही, समझाता हूँ। इसमें लिखा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सरफेस इनसाइड द कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर। तो ये जो इसकी सरफेस है कंडक्टर की, इसकी रेडियस r है, तो इसकी सरफेस से r/2 अंदर और r/2 बाहर, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, ये पूछना चाह रहे थे। फॉर्मूला जानने के बावजूद भी वो अटके हुए थे, घर में गाड़ी थी पर चलाना नहीं जान रहे थे, चालू कैसे होती, है ना। सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर्मूला कैसे लगाऊं, है ना। तो सी सेक्शन हो गया, फिर डी सेक्शन। हाँ, ये तो फोर्स ये तो सही नहीं, सिर्फ सी, इसमें तो सी था, इसमें तो भला हो गया आप लोगों का। फिर इसके आगे पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 3 में तो 2-3 होंगे। फिर सी सेक्शन में तो एक ही सवाल है, डी में 2 सवाल है, ई में कुछ सवाल दिख रहे हैं, इसमें 3 है, 1 2 3 हो रहे हैं। E2, बस E2 में प्रॉब्लम है, देखते हैं। एक कॉपर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, इन ईच मीटर, इतना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, 400 टर्न इस्तेमाल किया है, रेडियस इतना है और लेंथ इतना है। तो अभी देखो इसमें क्या करना है, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो जब अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ,
0.01 दिया हुआ है, इनटू इसकी लेंथ लिखेंगे तो n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 2 πr, जो वायर की लेंथ होगी एक टर्न की 2 πr, ऐसे n टर्न है तो n इंटू 2 πr। तो रेजिस्टेंस में तो वो लेंथ आती है ना जिसमें से करंट गुजरता है, करंट के सामने आने वाली लेंथ कितनी रही, इतनी रही। और सोलेनोइड की लेंथ एक अलग चीज है, ठीक है, इस चीज का अंतर पड़ जाएगा। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करना है इसके लिए कितना बैटरी लगाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला अपन जानते ही, म्यू नॉट एन आई बाय एल, और आई हो जाएगा डेल्टा वी बाय आर, आर वहां से रख देंगे। करंट पर यूनिट लेंथ इनटू म्यू नॉट, ये आइडियल सोलेनोइड की वजह से होता है। बी का वैल्यू दिया हुआ है, उससे आई आ जाएगा, और रेजिस्टेंस वहां से निकाल लिया, उससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो हमें लगाना है, ठीक है ना। और बताइए पार्ट 3 में और कुछ। D1 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या चीज होती है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट देखने से पता लग जाता है, लिखा हुआ है टेस्ला, है ना। तो ये जो चैप्टर में कई बार ऐसे नाम ऐसे आ जाते हैं जो अजनबी से होते हैं, तो यूनिट से समझ जाया करो। जब टेस्ला का यूनिट दिया हुआ है तो वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ही बोल रहे हैं, बोलो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कुछ हो गया ना सब कुछ, और डीपीपी वगैरह नहीं था, बहुत सारे सवाल थे कि मैं तो सोचे बहुत सारे थे, सारे तो दिख ही नहीं रहे, कम ही सवाल थे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ लेते हैं। अपने क्लास में हमने अपने क्लास में अपन ने पढ़ लिया था टोरॉइड, है ना, एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपन ने सब तरह का सीख लिया ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। हाँ, हमने ये कहा कि अलग अलग रेडियस लोगे तो अलग अलग आएगा ही, पर अपन ऐसा मान रहे हैं कि आर बहुत बड़ा है और डिफरेंस कम है। मतलब अपन ने ऐसा ले लिया कि टोरॉइड बड़ी रेडियस की, जैसे 100 मीटर का है, जैसे अपन सड़क पे गाड़ी चलती है तो अपन गाड़ी का रेडियस एक ही मान लेते हैं ना, सर्कुलर मोशन कर रही कार, तो अंदर वाले टायर का रेडियस कुछ और बाहर वाले का अलग, तो अपन ऐसे बड़े सर्कल में घूम रही तो एक ही रेडियस मान लेते हैं, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम, ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम देख लेते हैं कि कैसा रहता है। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड,
तो हमने इस डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा एक तरफ, और एक तरफ मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को देखा। दोनों को देखने से हमको पता लगा दोनों में तो अंतर है ना? बताओ क्या अंतर दिख रहा है आपको इसमें? इसमें जो लाइनें जा रही है, ये जो भीतर से लाइन गुजर रही है, ये तो बहुत सारी लाइनें जा रही है। इसमें तो ऐसा हो रहा है कि हर वो लाइन जो बाहर जा रही है वो इसके भीतर से जा ही जा रही। इसमें तो लाइन है बाहर वाली बाहर से, इसको भीतर वाले से मतलब नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक लूप कंप्लीट हो रहा है, इसमें लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहां से यहां खत्म हो गई। ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंस आ रहा है, यानी डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अंतर होता है, परंतु कुछ समानता भी दिख रही है। जैसे इस तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से घूम रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। ऐसे ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं दूर वाले पॉइंट्स, वहां काफी सिमिलरिटी है, और जहां मैग्नेट रखी है उसके आसपास में गड़बड़ है, उसके भीतर गड़बड़ है। भीतर तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, क्योंकि इससे तो इधर से उधर जा रहा है और उसमें तो इधर से इधर जा रहा है। तो हम बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट सिमिलर है डायपोल के। तो यहां से एक स्टेटमेंट बनता है, मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक डायपोल है, उसमें से ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल। तो जो शुरू के लोग थे जिन्होंने मैग्नेटिज्म की थ्योरी बनाई, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक थ्योरी जनरेट करी, क्योंकि पहले से एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी तो उन्होंने उसको मिक्स कर दिया। तो पहले से थ्योरी क्या एग्जिस्ट करती थी वो बताता हूँ। यहाँ पर ये क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो लोगों ने सोचा कि जैसे उसमें क्यू है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं, हर चीज दिखाई नहीं देती, मान ली जाती, तो मान लेते हैं। इसका नाम रख दिया एम और इसका नाम रख दिया माइनस एम, मैच कराने के लिए कि उधर क्यू, इधर कुछ एम, उधर माइनस क्यू तो इधर माइनस एम। फिर ये एम क्या है, तो इसका नाम रख देते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो एक नई क्वांटिटी बना दिया पोल स्ट्रेंथ, एम इज ए पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसी तरह से माइनस, इसका मैग्नीट्यूड भी वही हो गया, पोल स्ट्रेंथ एम है। यहां पर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है डायपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो क्यू इंटू डी। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू डी। तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है एल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इंटू एल। तो बड़ा एम क्या नाम रख दिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, छोटा एम है पोल स्ट्रेंथ और बड़ा एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फिर इसमें तो लोग कहते हैं कि इस डायपोल, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ फिजिक्स के अंदर। तो फिर इसका क्या है, हाँ इसकी भी डायरेक्शन है इधर साउथ से नॉर्थ की तरफ।
साउथ पोल से -m से m की तरफ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब उसमें ये कहते हैं कि जो एक्चुअल लेंथ होती है मैग्नेट की उससे थोड़ी कम होती है इसकी लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ और पोल्स के बीच के डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर रहता है, 15% का फर्क पड़ जाता है लगभग, है ना, 85% आसपास। कुछ नहीं बोलते, हम तो पूरा ही लेंथ लेते हैं। हमारे को कोई फॉर्मूले में जब तक कोई कहेगा नहीं हम नहीं करेंगे चेंज। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक क्वांटिटी आ गई और एक पोल स्ट्रेंथ नामक क्वांटिटी आ गई। लोगों ने पूरी तरह से भिड़ा दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, शक्ल मिल रहा है, चलो नाम रख देता है। फिर आगे और देखो क्या क्या भिड़ाया उन्होंने। फिर उन्होंने ये कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, क्या ऐसा होता है। एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। कितना होता है तो वो भी बताए थे, वो तो हर एक को पता है, KQ/r² इंटू आर के। यहाँ से किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वही है। तो फिर लोगों ने कहा कि पोल स्ट्रेंथ m जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही होता है। पूरा थ्योरी एकदम मैच करवा दिया कि आप ऐसे हो कि कभी देखा कोई पोल, कि देखा नहीं है बस ले लो आप। फॉर्मूला पूरी तरह से मैच करवा दिया कि पोल पोल स्ट्रेंथ जो है वो क्यू के जैसा हो गया, और जो क्यू के सारे फॉर्मूले थे वो उस पर लगा दो, लगाते ही मैच कर गया बहुत कुछ। फिर बोला -m आएगा तो क्या करोगे, करेंगे क्या जो माइनस चार्ज का करते हैं, इस पर लाइनें आ जाएंगी और क्या, इस पर लाइनें आ जाएगी। ये पीली लाइनें हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो यहां से r डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो ये फॉर्मूला है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला याद रखने में जोर ही नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा मिला है, अच्छा लग रहा है। तो इसकी जगह ये हो गया, फॉर्मूला एकदम मैच खा गया। पर बस दुर्भाग्य ये रहा कि कभी पोल अलग कर ही नहीं पाए। चार्ज तो अलग देखे थे, फिर लोगों ने काफी प्रयास किया कि है ना पोल को अलग करते, तो मैग्नेट तोड़ के देखा, फिर उसमें नॉर्थ साउथ आ जाता है। फिर तोड़ के देखा, फिर नॉर्थ साउथ आ जाता है। फिर किसी ने कहा कि कभी अलग होंगे नहीं। किस दिन अलग होंगे, कि एक ऐसा कागज लाना जिसका एक ही साइड मिले। जिस दिन आपके पास एक ऐसा कागज आए कि उसमें दूसरी साइड ही ना हो। एक ऐसा सिक्का लाना जिसका दूसरा तरफ ही ना हो। ऐसा होगा ही नहीं, कितना ही पतला कर लो सिक्के को, कितना ही पतला करो, दो तरफ तो मिलेगी ना, दूसरी तरफ खत्म नहीं की जा सकती। तो ये जीवन में ये भी कुछ चीजें असंभव बात हो रही है। एक पेन के दो एंड रहेंगे, इसको आधा तोड़ दोगे तो भी दो एंड रहेंगे, छोटा कर दोगे तो भी दो एंड रहेंगे। तो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का एक तो लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा, एक फ्रंट होगा एक बैक होगा ही, है ना। सिर्फ फ्रंट फ्रंट ही हो, सिर्फ एक ही साइड हो, दूसरी साइड ही ना हो। तो ऐसा कागज हमें नोटिस बोर्ड पे चिपका होता है, ऐसे दीवार पे चिपका देंगे तो दूसरा साइड नहीं मिलेगा ना फिर, कि दूसरा साइड का है, तो उसको उखाड़ के देखेंगे तो मिल जाए। मतलब होता है, यूं कहना चाह रहे हैं। अब देखो इसमें है ना
जिस दिन ये मिल जाए, इसको लोग ढूंढ रहे हैं, कई ऐसे सोचते हैं कि मिल जाए तो ये हो जाएगा, ऐसे लोग थ्योरी बना के बैठे रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। थ्योरी, जो लोग ज्यादा थ्योरी जानते हैं ना बढ़िया से, जैसे आइंस्टीन ने बोला कि अगर लाइट की स्पीड इनफाइनाइट हो गई तो संसार से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। अच्छा, भोले लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, है ना। वो तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं कि अगर वी की वैल्यू सी रखेंगे तो बी जीरो आ गया, है ना। जो फार्मूला रखा जाएगा उसमें वी की वैल्यू सी के बराबर रखने से बी जीरो आ जाता है। तो वहां से बोल रहे हैं कि अगर लाइट की स्पीड इतनी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड इस संसार में होता ही नहीं। तो ऐसे ही करके जो थ्योरेटिकल लोग होते हैं वो फॉर्मूले बना के बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर किसी दिन मिल गया तो फिर क्या होगा, थ्योरी में क्या फर्क पड़ेगा। और कुछ लोग उसको डिफाइन करते हैं कि पोल होता क्या है। आप गलत मतलब समझोगे, लेफ्ट राइट नहीं होता है, कुछ और होता है, फिर हम ढूंढेंगे। फिर ऐसे करके दूसरा मतलब निकालते निकालते अब तक तो ढूंढ नहीं पाए हैं, है ना। तो आज तक की थ्योरी के हिसाब से पोल अलग नहीं हुए, पर थ्योरी तो बना दी लोगों ने, है ना। कुछ दिन तक चली थी, रिप्लेस हो गई, फिर बढ़िया थ्योरी आके और अच्छा ज्ञान आ गया, छोड़ दिया लोगों ने इसको। पर मैग्नेट के सवाल करने में अच्छा लगता है, अभी भी इजी होता है इससे, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे मैग्नेट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हो, के क्यू बाय आर। तो इस तरह से इसका पोटेंशियल भी बन जाता है। एचसीवी में दे रखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, रीति रिवाज से हटा दिया गया पोटेंशियल, इसलिए लेते नहीं हम, है ना। लेना चाहो तो ले सकते हो, बताने में क्या रखा है। के क्यू बाय आर होता है ना, तो यहाँ वही आ जाएगा, एम बाय आर आ जाएगा, के की जगह ये आ जाएगा, फॉर्मूला सिमिलर होगा। अब इसमें अगला पॉइंट पे जाते हैं। हमारे पास पहले फोर्स का फॉर्मूला है किसी चार्ज के ऊपर, क्यू इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होगा, एम इंटू बी, फॉर्मूला भी बढ़िया है, क्यू इंटू ई, तो एम इंटू बी। फोर्स निकालना पड़ जाए तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम यूं कहना चाहते हैं कि जो मैग्नेट है हमारी, अगर मुझे उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, जैसे ये मैग्नेट है, तो अब अपन इसकी एक्सिस ले लेते हैं, ये वाली तो इसकी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोग खुद ही बता देंगे। यहाँ से आर डिस्टेंस पर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें एम दिया हुआ है, तो बी इस डायरेक्शन में आएगा। तो बताओ कि एक्सिस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या फॉर्मूला होता है, 2m/r³। भूल रहे हैं फॉर्मूला, 2kp/r³ था ना। एक्सेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp/r³, तो फॉर्मूले में 2 था ना, 2 लेके आना पड़ेगा, 2m/r³। तो एक्सेस के ऊपर r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया हमने। और मुझको मालूम है कि आप लोग अगर इधर का पूछेंगे, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, तो आप बता देंगे फॉर्मूले से, क्या बताएंगे, बी इक्वेटोरियल वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस एम वेक्टर अपॉन r³
ये सब का रटा हुआ है ना, कितना फायदा हो रहा है, एक फॉर्मूला दो जगह काम आ रहा है। अब किसी जनरल पॉइंट पे बात करते हैं हम। कोई भी जनरल पॉइंट हम लेते हैं, तो यहां से कोई थीटा एंगल पे जाते हैं, आर डिस्टेंस लेते हैं, तो यहां पर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये वाला एंगल इसका फाई है। तो हम जानते हैं कि टोटल बी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा +1, और 10 फाई = 10 थीटा/2। ये सब हमारा रटा हुआ है। अच्छा बात है, तो है ना, जब भी मैग्नेट का हिसाब लगाना पड़ा झट से लगा देंगे। ये जो लाइन लिखा, इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दो पोल है ना, पास हो या दूर हो कोई फर्क नहीं है ना। मैग्नेट बड़ा हो सकता है ना, जैसे अर्थ के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कितने दूर है? अर्थ एक बड़ा मैग्नेट है ना। अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा अभी, उसमें भी दो पोल हैं और दूर दूर है काफी, है ना। अच्छा, ये इस डेफिनेशन से दिक्कत हो रही कि भी डायपोल हमें पढ़ाया गया था, तो उसको तो कहते डायपोल तो छोटा छोटा होता है ना। तो उसका जवाब ये है कि अगर छोटा छोटा डायपोल बहुत सारा होता है, तो उससे क्या होता है फिर? एक बड़ा डायपोल होता है। जब छोटा छोटा डायपोल बहुत सारा होता है, तो एक बड़ा डायपोल हो जाता है। क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू किया था ना कैपेसिटर चैप्टर में, तो एक बड़ा डायपोल बन गया। वैसा ही हो गया ये। ठीक है, अगले पेज पे पहुंचते हैं हम। इस है ना, इस पे आ जाए। कुछ कहना चाहते हैं? अभी वो आने वाला है, वो भी आएगा। चलो यहीं से बता देता हूँ। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट देख लो, न्यूटन पर टेस्ला। आगे ना, कितना सीधा है। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आ गया न्यूटन पर टेस्ला। अभी और भी बता दूंगा एक। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक्सिस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, और किसी जनरल पॉइंट पर मैग्नेट का लिखना सीख लिया हमने। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अगले पेज पे पढ़ते हैं हम। मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो क्या होता है? तो अब हम याद करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल आया था तो क्या हुआ था? तो हमने पढ़ा था कि फोर्स तो जीरो होता है, टॉर्क तो P क्रॉस E होता है, और पोटेंशियल एनर्जी -P.E होता है। ये डायपोल हमेशा E की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, ये हमने पहले पढ़ा था। अब यहां पर आ गया B।
अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट आ गया तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा छोटा एम बी, छोटा एम बी। नॉर्थ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें नेट फोर्स तो जीरो आ गया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होता है। पर टॉर्क निकालोगे तो ये इसका लेंथ एल मान लें, तो ये आ जाएगा एम बी इंटू एल साइन थीटा। एम इंटू एल हो जाएगा एम इंटू बी साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया एम क्रॉस बी। ऐसे फोर्स जो इक्वल अपोजिट होते हैं कपल बनाते हैं, और कपल का टॉर्क सभी पॉइंट के अबाउट बराबर होता है, इसके बराबर होता है एम क्रॉस बी। फिर इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी माइनस एम डॉट बी। ये बन गया फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ये टॉर्क का। अगर हमने किसी मैग्नेट को रिलीज कर दिया इस पोजीशन से, तो ये मैग्नेट ऐसे अलाइन करना चाहेगा और ऐसे थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो टॉर्क जो है इसका एम बी साइन थीटा है। थीटा अगर छोटा हो जाए तो एम बी थीटा हो गया। तो ये एस एच एम करेगा एंगुलर, आई सी एम अपॉन एम बी। सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे रहेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये मैग्नेट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा। इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है, इस पर आधारित एक इंस्ट्रूमेंट बना है जिसका नाम है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। एचसीवी में उसके बारे में दे रखा है, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारियां दे रखी है एचसीवी में, जो कि हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऐसे बता दिया हो गया बस, यही फॉर्मूला उसमें लगेगा। नाम उसका अलग लगे, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का सवाल है, लोग समझ क्या क्या पूछे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये कौन सा गैल्वेनोमीटर आ गया, तो उसमें पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या होता है। ठीक है, बने हुए ही नहीं पर ही। तो फॉर्मूले और तो मैग्नेट के कुछ लग ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है सब पहले से पढ़ा हुआ है। अब कोई सवाल पूछ लेगा कि 0 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाया, 120 डिग्री तो घुमाया तो कितना वर्क हो गया। तो रेटा ही सवाल है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नहीं देखने की जरूरत। चलो ये इसके आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट एंड मैग्नेट, मैग्नेट और मैग्नेट। तो एक मैग्नेट है सामने, आमने सामने, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2। इनके बीच का डिस्टेंस r मान लें। इनके साइज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कंसिडरेबल है। तो अब आप ये बताओ कि फोर्स कितना लगे। इनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6m1m2 अपॉन r की पावर 4, r की पावर 4। ये भी आप लोगों को रटा हुआ है। और अगर परपेंडिकुलर रख देंगे, अगर एक मैग्नेट को ऐसा रखेंगे नॉर्थ साउथ और दूसरे मैग्नेट को ऐसा रखेंगे नॉर्थ साउथ, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r।
तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक तो ये सोचने की बात है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा भाई। लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाले पे नीचे लगेगा और राइट वाले पे ऊपर लगेगा। अच्छा, इस पे ऊपर, इस पे नीचे लगेगा। कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। सही कह रहे हो ना आप लोग, हैं? बताओ भाई। फैसला करो भाई, वोटिंग करवाते रहे। बहुमत की बात करेंगे हम, जो बहुमत बोलेगा वही मान लेंगे, ठीक है। सब लोग मिलके फैसला करो। ये जो फोर्स डायग्राम बनाया हुआ है, ये सही बनाया है या गलत बनाया, बस इसी का फैसला करना है। जो भी हमने देखा है वो नेट फोर्स है ना, ठीक है। जो भी नेट आता है वो बताया। तो आप लोगों ने फैसला कर लिया, कर रहे हैं। सही है या गलत है, ये बात आ रही है। क्या हो गया फैसला? तो जो ये कह रहे हैं कि बात एकदम सही है, वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। सही कहने वाले कुछ लोग हैं, जिनका कहना है कि बात गलत है। बाकी भोले लोग बैठे हैं, क्या पता क्या होगा, क्या सही क्या गलत हमने जाने। हम कुछ नहीं कहेंगे, जो दुनिया कहे कहती रहे। आप देखो, फैसला करते हैं, फैसला करके रहेंगे। ये वाला जो नॉर्थ पोल है ना, इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं घूम के यूं जाएगा। तो इस पर फोर्स लगेगा M × B1, इस जगह का। ये माइनस का M है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा M × B2। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? B1 बड़ा होगा, पास में है ना इसलिए। तो B1 बड़ा हो गया, तो ये वाला फोर्स बड़ा हो गया। M तो बराबर बराबर है ना। ये -M था इसलिए उल्टा लग गया। तो इन दोनों का टोटल सम किधर है? नीचे आया ना। तो क्या हुआ? सही हो गया। जब इस पे नीचे है तो उस पे ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसा हम समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये घूमना भी चाहता है, फोर्स तो इस पे लगी रहे, इसके अलावा इस पे टॉर्क भी आता है। ये इस बी की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है और यू जाना चाहता है। इस पर फोर्स इधर आ ही गया है, ठीक है। फोर्स आप जानते होंगे कितना आता है, कितना आता है भाई? 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आधा आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आधी हो जाती है ना। 3m1m2 अपॉन r⁴ ये सब अपन पढ़ चुके हैं डायपोल में। तो कुल मिला के रटी हुई बात बार बार घुमा फिरा के लगा रहे हैं, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में सारी बात बता दी मैंने। अब कुछ बात और बताता हूँ, ठीक है।
इसके लिए मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ। हो गया ना बात क्लियर इधर? अब एक बात कहना चाहता हूँ, देखो वो क्या बात है। वो बात है कुछ यूं कि ये जो लूप होता है हमारा ऐसे, तो इस लूप में हमने ऐसा दिखाया कि ऐसे करंट जा रहा है। जब किसी लूप में करंट जाता है ऐसे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे। अपन ने अभी सवाल किए इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड वाले, एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी लूप में जब करंट बहता है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो कुछ ऐसा आ रहा है जैसा हमने अभी अभी देखा मैग्नेट का है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप इज सिमिलर टू ए मैग्नेट। सो every current loop is equivalent to a small magnet। हर लूप एक मैग्नेट के जैसा है, क्योंकि लूप जो है उस वो भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जैसा कि एक मैग्नेट पैदा करता है। तो इस लूप के अंदर एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा। तो इस लूप का राइट हैंड साइड तो नॉर्थ पोल है और लेफ्ट हैंड साइड साउथ पोल है। ऐसे करंट जा रहा है ना, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आप इससे रिप्लेस कर सकते हो एक छोटे मैग्नेट से जिसका नॉर्थ इधर साउथ इधर, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही आएगा। अब आपको फॉर्मूला याद दिलाते हैं कि लूप का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे अपन ने निकाल रखा है, वो अपन देखते हैं। फॉर्मूला था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 IA R² प्लस X² की पावर 3/2 when X is very very large with respect to R। अगर X बहुत बड़ा है तो फिर अपना फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन X³, क्योंकि R नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हर छोटा लूप एक मैग्नेट के जैसा है और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर क्या था, अगर मैग्नेट का लिखेंगे हम तो इसका फॉर्मूला अभी अभी लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन X³। अगर इससे x डिस्टेंस पर लिखेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आ जाएगा कि किसी एक लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है।
तो m की वैल्यू आ गई i इंटू ए। डायरेक्शन क्या आएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी, राइट हैंड थंब रूल से आएगी। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is given by right hand thumb rule। पूरे चैप्टर में एक ही रूल लगा रखा, क्योंकि लग वही रहा है ज्यादातर जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो राइट हैंड थंब रूल से जैसे फिंगर घूम रही, मतलब फिंगर को करंट की दिशा में घुमाइए, अंगूठा नॉर्थ बताएगा। अंगूठे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अंगूठे की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेंगे। एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और इस तरफ हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन सेम कर देंगे। तो इस प्रकार किसी भी लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। ठीक है, बढ़े इसमें आगे। अब देखो एक बात जो बताना चाहता हूँ, लूप टेक्नोलॉजी। ये लूप टेक्नोलॉजी क्या है, देखो जरा। ये कोई लूप आपको दिख रहा है, इसमें आई करंट है। ठीक है, इस लूप में आई करंट है। अगर मैं ऐसा करूं कि इसके चार टुकड़े कर दूं, सब में आई करंट रखूं, सब में आई करंट, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यही बनेगा। ये वाला आई ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। एक का चार कर दिया, एक का हजार भी कर देंगे। जितना चाहो उतने टुकड़े कर लो, क्या है। सब में आई है। सब में आई करंट है। एक के चार, चार के 16। ऐसे में
एक बड़े लूप को छोटे छोटे लूप में तोड़ सकता हूं। इसको हम कह रहे हैं लूप टेक्नोलॉजी। बड़े लूप के छोटे लूप बना सकता हूं और छोटे लूप जोड़ के बड़ा लूप बना सकता हूं। ये जो हमारी मैग्नेट रहती है, तो मान लीजिए ये मैग्नेट कुछ इस तरह की सर्कुलर टाइप की है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो मैग्नेट होता है ये एटम से मिलकर बना है। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर खाता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उससे वो एक मैग्नेट बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल घूम गए। ये जो बहुत सारे सर्कल घूम गए, इन सबको जोड़ेंगे तो एक बड़ा सर्कल बन गया। छोटे छोटे बहुत सारे करंट के लूप हैं, उनको जोड़ देंगे तो एक बड़ा करंट का लूप बन जाएगा। तो जो बड़े करंट के लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो उस मैग्नेट के जैसा क्यों हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि हम बड़े लूप को छोटे में तोड़ सकते हैं, छोटे को जोड़ के बड़ा बना सकते हैं। तो ये जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही है, ये उसके एटम्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन से आ रही, उसमें एक करंट आ रहा है। ऐसा तो फिर सिर्फ मैग्नेट में क्यों होता है, सभी में होता है। फिर मैग्नेट में ऐसा क्यों होता है, सब में होता है तो है, पर मैग्नेट में है ना विशेष बात होती है कि वो सब एक दिशा में आ जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रुपिज्म दिखाते हैं। एक ग्रुप एक जैसा व्यवहार करता है, अड़ोसी पड़ोसी सबको कहते हैं कि अपन को तो इधर ही घूमना है, बस और कुछ नहीं मानेंगे हम, बस ऐसे ही घूमेंगे और किधर भी नहीं घूमना है। तो जब पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, पूरे के पूरे सब लोग एक ही विचार में रंग जाएंगे, तो फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो ये सब के सब लूप बाकी सब में तो बिखरे रहते हैं, हर सबसे के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, पर सब आपस में लड़े मरे जीरो। न पेन में मैग्नेटिज्म बचा, न लकड़ी में बचा, न पत्थर में बचा, किसी में कुछ नहीं है। किस में बचा, जिसमें सब एक तरफ है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर उनका ओरिएंटेशन एक जैसा होने से ऐसा हो रहा है। ऐसे हर एक, अच्छा देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लूप आया ना, इसका एक साइड तो बन गया नॉर्थ और एक साइड बन गया साउथ। फिर ऐसे हर प्लेन में ऐसे मिलेंगे एटम, एक इस प्लेन में, फिर एक इस प्लेन में, फिर इस प्लेन में, ऐसे खूब सारे प्लेन मिल जाएंगे। तो अपने पास में फिर खूब सारे सर्कल हो जाएंगे ऐसे। फिर ये एक हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हमने दिखा दिए। तो अब इसका नॉर्थ, इसका साउथ, फिर अगले वाले का नॉर्थ, इस वाले का नॉर्थ इधर आ गया, फिर इधर साउथ आ गया, फिर अगले वाले का नॉर्थ इधर आ गया, इधर साउथ आ गया, फिर अगले वाले का नॉर्थ इधर आ गया, फिर साउथ आ गया, फिर नॉर्थ इधर आ गया, फिर साउथ आ गया। बीच बीच में नॉर्थ और साउथ कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। जब हम इसको कट करेंगे फिर नॉर्थ साउथ आ जाएगा, क्योंकि हर बार एक एटम की लेयर तो रहेगी, फिर उसका लेफ्ट साइड तो रहेगा ही, तो नॉर्थ साउथ बना ही रहेगा। ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो बड़ा मैग्नेट आपको दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे मैग्नेट है, छोटे छोटे मैग्नेट है। तो इसके अंदर एक है एम और एक है माइनस एम, 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 एक है एम और एक है माइनस एम। तो ये बीच वाले एम माइनस एम सारे कट गए।
तो ओवरऑल बन गया m और -m। ठीक है, अब देखो हमने अभी इसमें एक बात देखा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर है। वो हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट I इंटू ए के बराबर है। अभी हमने यहां पर भी पढ़ा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर, तो m इंटू एल I इंटू ए, है ना, अगर इसकी लेंथ l मान ले तो अपने पास में m की वैल्यू क्या आ गई, I डिवाइडेड बाय l इंटू ए, तो ये हो गया k। करंट पर यूनिट लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब अपन देखेंगे किसी भी सब्सटेंस में जो एटम है, तो इसमें जो ऐसे सर्कुलर लूप बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में फिक्स अमाउंट ऑफ करंट ही आएगा ना। जैसे यहां से एल लेंथ ले लेते हैं, फिर अगली एल लेंथ लोगे आप, तो उसमें जितने करंट आएगा डिवाइडेड बाय एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो पोल स्ट्रेंथ जो है करंट पर यूनिट लेंथ, करंट कौन सा वाला, ये वाला करंट। जैसे मान लो कि यहाँ पर आई है, फिर इसमें आई है, फिर इसमें आई है, फिर इसकी लेंथ कुछ हो गई एल, तो टोटल हो गया 3I/L। फिर आगे उतना ही एल आगे जाएंगे तो फिर 3I आ जाएगा, 3I/L ऐसे n टाइम्स आई। एक लूप में करंट है आई, तो ऐसे एल लेंथ में n लूप आ गए, तो k की वैल्यू होगी n इंटू I/L, ऐसा आ जाएगा। यानी कि मेरे पास अगर एक मैग्नेट है जो कि नॉर्थ साउथ वाली है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको काट दिया, आधा कर दिया, आधा करने से आधा हो जाता है, मैग्नेट आधा हो जाता है, और क्या आधा हो जाता है ये देखते हैं। पोल स्ट्रेंथ का क्या फर्क पड़ेगा बताओ, पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट पर यूनिट लेंथ सेम आएगा, इसमें ऐसे लूप बनेंगे जो, वो तो वैसे रहेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही है। तो इसका m और -m, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m था, यहाँ पर m और -m था, तो पोल स्ट्रेंथ में तो नहीं फर्क पड़ा, पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसकी लेंथ तो l था, पर इसका तो l/2 हो गया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका m/2 हो जाएगा, इसका भी m/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने मैग्नेट को ऐसे आधे टुकड़े कर दिए, तो अब अपन को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि आधा हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, बात समझ में आई। अभी अपन ऐसा करते हैं, इसको यूं आधा कर देते, दूसरे तरह से भी आधा कर सकते हैं, किसी मैग्नेट के दो टुकड़े कर सकते हैं हम दूसरे तरह से भी। मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ है, अब हमने क्या किया है कि इसको ऐसे आधा आधा कर दिया, यूं आधा कर दिया, कैंची ऐसा चलाया, कट कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ा, उधर एरिया आधा हो गया, तो करंट पर यूनिट लेंथ आधा हो गया, करंट पर यूनिट लेंथ आधा हो गया कि एरिया आधा हो गया, करंट पर यूनिट लेंथ तो वही रहेगा, क्योंकि हर छोटा लूप बड़ा लूप सब में आई तो एक ही है ना, सारे आई मिला के बड़े लूप का भी आई वही है, छोटे छोटे लूप जैसे अभी देखा ना ये ऊपर दिख रहे हैं, अगर मैंने इन दोनों को आधा कर दिया तो ऊपर वाले भी दोनों आई रहे ना, फिर इनका सम भी आई रह गया, तो करंट तो वही आ रहा है, आधा करने से करंट में फर्क नहीं पड़ रहा है, एरिया में फर्क पड़ रहा है।
तो इसका फिर पोल स्ट्रेंथ जो हम लिखते हैं, अगर हम इसका m लिखते हैं, इसका -m लिखते हैं, इसका m लिखते हैं, तो ये m/2 -m/2 m/2 और -m/2। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, वो भी आधा हो जाएगा क्योंकि लेंथ वही है। ऐसा हो गया है ना। तो किसी मैग्नेट को कट करते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट किसी लूप से मिलता जुलता क्यों है, ये बात हमने जानी उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो अभी अपन ने लिखी है, उससे एक फार्मूला भी बन रहा है। अब इस बात पर एक सवाल आया है, ये कीजिए, अगर हमने एक मैग्नेट को ऐसे घुमा दिया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका रेडियस r है, इसका पोल स्ट्रेंथ m और इसका -m। तो अपन से ये पूछा है कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो। फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ऐसे गोल घूमी हुई हमको पोल स्ट्रेंथ m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा है, आंसर लिख दो। जो आपको समझ में आ रहा है ना वो लिखो। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, लिख दिया ना आंसर। पूछ लेते हैं किस किस का आंसर आ गया भाई। तुम्हारा आ गया ना, कितना आ रहा है? आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई तो हमने कुछ तो दिया नहीं, आई के टर्म में कैसे आंसर बता रहे हो? हमने तो स्मॉल m और r ही तो दिया है, और तो कैसे इस्तेमाल करोगे? तुम कुछ बता रहे हो। 2m r/π, तो 2m r/π किसका है? तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, और इधर भी है। और दूसरा कोई आंसर? m × 2πr, ये किस किस का है? m × 2πr, 2πr, m × πr, ये किस किस का है? तीन लोग, तुम्हारा भी है, तुम्हारा है, ठीक है। m × 2r, ये किस किस का है? m × 2r, ठीक है भाई, सबके मन का हो रहा है, अच्छा लग रहा है चारों ऑप्शन। 2πr तो बेकार ऑप्शन है सही, 2πr तो कोई लगाएगा क्यों, लगाएगा तो πr लगा लेगा, है ना।
तो अब देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अगर मैं इसको है ना कट कर लूं बहुत सारे, अगर हम इसको तोड़ दें छोटे छोटे मैग्नेट में, ऐसे ये बहुत सारे मैग्नेट बन जाएंगे। यहाँ पर एम, माइनस एम, यहाँ पर एम, यहाँ माइनस एम, यहाँ एम, ऐसे ऐसे करते करते सभी का पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको दिखाना चाहूंगा तो ये ऐसा, ऐसे छोटे छोटे वेक्टर हो जाएंगे। ये एम वेक्टर, एम वेक्टर, एम वेक्टर, एम वेक्टर, एम वेक्टर, एम वेक्टर, ऐसे हो गया ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो टोटल ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो अगर अपन डीएम वेक्टर लिखें तो एम इंटू डीएल वेक्टर, छोटे से लेंथ को डीएल वेक्टर लिख लिया ना, एम इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डीएम वेक्टर, कर दें ग्रेड, तो ये तो हो गया वेक्टर एम। अब डीएल वेक्टर को सम करेंगे तो डेल्टा एल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर हो गया डेल्टा एल वेक्टर। तो डेल्टा एल वेक्टर हो गया 2r आई केप, ये इसका लेंथ हो गया ना 2r, यानी कि m इंटू 2r इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, ये वाला, ये ठीक हो गया भाई, बाकी लोग गलत हो गए, है ना। आज समझ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर अपन कभी मैग्नेट तोड़ते हैं, घुमाते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपके पास में एक सर्कुलर लूप है, इसमें आई करंट जा रहा है, इसका रेडियस आर है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। ये तो ऐसे ही सीधा सवाल है, भोले बच्चों के लिए, खुश हो जाएंगे। आई इंटू पाई आर स्क्वायर, बताया था ना, करंट इंटू एरिया, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर आप लोगों ने यही बताया। किस किस ने निकाला था ये, ठीक निकाला, कुछ लोग तो रह गए। अगर कोई मतलब ऐसा कर दे कि ये जो लूप है ना, इसको मोड़ दे, वो आधा मोड़ दिया ना इधर ऊपर, ये एक्स, वाई और जेड,
तो इसका रेडियस आर है, ये सर्कुलर लूप है, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये सर्कुलर लूप है, आधा सर्कल ऊपर रह गया, आधा नीचे आ गया। अब इसका बताओ आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका कितना है? लूप ऐसे बांका कर दिया हमने, फोल्ड करने से क्या हो जाएगा? ये थोड़ा डायग्राम 3D है, थोड़ा ऐसे देखने में अलग लग रहा है ना? और ये दोनों ही आधे आधे लूप हैं। एक वाई जेड प्लेन में आ रहा है और एक एक्स जेड में आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। हो गया ना? अच्छा, करंट नहीं दिया तो कैसे करेंगे? भोले बच्चों को देना पड़ेगा, मैं भी गड़बड़ कर। अरे आई तो करंट दिया हुआ है, उसके बगैर में तो मैं भी नहीं कर पाऊँ। दे रखा है, मतलब करंट दे रखा है ना। ठीक है ना, हो गया। अब देखो सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये करते हैं लूप टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब देखो लूप क्या अलग अलग प्लेन में आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला लगाने में चक्कर पड़ रहा है। तो इसको सही करने का तरीका ये है कि हम इसके दो अलग लूप बना देते हैं, अपनी तरफ से एक तार जोड़ देते हैं, एक बार इधर करंट एक बार उधर करंट, टोटल करंट तो फिर भी जीरो हो गया। तो ऐसा करने से ये तो इस प्लेन में हो गया। अब इसकी वजह से तो आ गया इस तरफ एम, ये हो गया आई पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इसकी वजह से एम हो गया नीचे आई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो टोटल एम वेक्टर m1 m2 ऐसा मान लेते हैं। तो आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस आई के माइनस जे के। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये आ जाएगा आई पाई आर स्क्वायर अपॉन √2, है ना? अगर इसका डायरेक्शन पूछा है तो इधर की तरफ आएगा, 45 डिग्री पे इधर आ रहा है, ऐसे इस तरह का आ गया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे लूप टेढ़े मेढ़े होते हो, पूरे नहीं होते हो, तो कोई भी निकाल लेता है। आप लोगों का क्लास क्लास तो नहीं होगा? अच्छा, बहुत पढ़ाई वढ़ाई रहती है। कौन से सब्जेक्ट की क्लास? अच्छा, मैथ्स का एक सवाल पूछता हूँ, घर से कर लेना, सवाल घर से करना अपने हिसाब से। कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके क्या सारे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं?
किसी भी दो नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, बस ऐड करके क्या हम सारे नंबर प्राप्त कर सकते हैं? ये आराम से सोच लेना। ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे 3 ले लिया, 53 ले लिया, कोई भी नंबर, है ना। कोई भी दो नंबर लेना है, उन दोनों नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या सारे नंबर प्राप्त कर सकते हैं दो नंबर की सहायता से। ठीक है, कोई भी दो नंबर किसी भी इंटीजर से। नंबर नंबर मतलब इंटीजर वाले नंबर की बात कर रहा हूं, और सारा डिस्कशन इंटीजर का ही सवाल है ना। मतलब इस बारे में आपको बताना है कि क्या तो नंबर, अच्छा अगर मल्टीप्लाइंग नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर रखे है ना, नेगेटिव ना रखे, तब क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? अगर माइनस के अलाउड कर दें तो क्या सारे नंबर प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, ऐड करना है बस। चलो ये तो दूसरा ऐसे ही फालतू सवाल। ये एक क्यूब दिया हुआ है, इसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये जो बन रहा है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा है। हाँ ना, ये लूप बन रहा है ना, आपको दिख रहा है लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लूप दिख गया ना। इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? चलो ये आप पता कर लेना, घंटी बज गई, है ना। अब होमवर्क करने की बात आ रही, तो आपके पास एचसीवी है ना। एचसीवी के अंदर आप चैप्टर में कंफ्यूजन होगा वहां पर, तो एक चैप्टर में जिसमें एम्पियर्स लॉ दिया हुआ है, उस एक्चुअली एचसीवी में पढ़ा दिया, पहले मैग्नेटिक फोर्स पहले पढ़ा रखा है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ा है, फिर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाएंगे। तो उनके क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वाले हिस्से में भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स के सवाल आ जाएंगे, आगे पीछे पढ़ाने से वो आगे वाले टॉपिक के सवाल दे देते हैं। तो आप क्या करना कि एम्पियर्स लॉ वाले चैप्टर में कुछ अगर मैग्नेटिक फोर्स का कोई छोटा सवाल आ जाए तो छोड़ देना, फील्ड फील्ड वाले सवाल कर लेना, है ना। क्योंकि वो चैप्टर तो पढ़ ही लिया फील्ड वाला अपन ने, बस ये बार मैग्नेट वगैरह आज बता ही दिया सब कुछ, है ना। थोड़ा सा और बताना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा कल, खत्म कर दूंगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फोर्स की तरफ बढ़ेंगे। हैं, कितने एक सवाल है, ज्यादा तो है नहीं, फील्ड फील्ड वाले कर लो बस, शुरू से लेके एंड तक, फोर्स आ जाए तो छोड़ देना। ठीक है।
हेलो हेलो